हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के बीपीएससी 68 पीटी के टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट 1 के क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहा हूं। ये टेस्ट जो है हाल ही में इसी संडे को कंडक्ट हुआ था। इस वीडियो में मैं हिंदी मीडियम के टेस्ट 1 के क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगा। आप देख लीजिए इस टेस्ट को। इम्तिहान पब्लिकेशन का इम्तिहान इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट बुकलेट नंबर 1 है। इसमें 150 क्वेश्चन हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग दिया गया है, यानी एक क्वेश्चन के 1 अंक और नेगेटिव होने पे 0.25 अंक की कटौती की जाएगी। ये बिल्कुल नया टेस्ट सीरीज है, इसी संडे को कंडक्ट हुआ था। इम्तिहान इंस्टीट्यूट जो है पटना के बोरिंग रोड में है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा की पहली बैठक में किसके प्रस्ताव पर सबसे वयोवृद्ध सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी या फिर जवाहरलाल नेहरू या जे.बी. कृपलानी या जी.बी. मावलंकर? तो इसमें से राइट ऑप्शन होगा सी सही, जे.बी. कृपलानी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस सभा में एक मत से सबसे वयोवृद्ध सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो किनके प्रस्ताव पर चुना गया था? जे.बी. कृपलानी के प्रस्ताव पर। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ये है, मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। नहीं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे तो जोड़ा गया, लेकिन 44वें नहीं, 42वें यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। तो ये गलत है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। बिल्कुल, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्यों को, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। तो ये सही है, बी। नेक्स्ट, वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, शिक्षा से संबंधित। तो वो भी सही है। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग 4 क में किया गया है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ए गलत है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में नगर पालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? भारत के राष्ट्रपति हैं? नहीं। संबंधित राज्य के राज्यपाल? यस, संबंधित राज्य के राज्यपाल। ये बी ऑप्शन सही होगा। संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री? ये भी नहीं। राज्य विधानमंडल? ये भी नहीं। भारतीय संविधान के भाग 9A के अनुच्छेद 243 घ यानी डी के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य में नगर पालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61वां संशोधन? नहीं। 69वां संशोधन? यस, ये सही है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। 21वां संशोधन? नहीं। 79वां संशोधन? नहीं। संविधान के 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया तथा इसे संघ राज्य क्षेत्र में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 यानी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? तो संथानम समिति की अनुशंसा पर किया गया था। कब? 1964 में। 1964। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान करें। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे।
तो ए का हो जाएगा 2। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, तो बी का हो जाएगा 1। भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष थे एस के धर, ये सभा के सदस्य नहीं थे, एस के धर, तो भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष हो गए एस के धर, यानी सी का 3 हो गया। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के एम मुंशी थे, तो डी का हो जाएगा 4, यानी 1 2 3 4 2 1 3 4 तो 2 1 3 4 जो है वो डी में दिख रहा है, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट किस संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, राइट ऑप्शन ए है। अमेरिका के संविधान से और कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं? उद्देशिका का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग आदि भी ये लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। कौन कौन सी चीज़ें ली गई यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से? प्रियम्बल, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, फंडामेंटल राइट्स, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज, ये सब लिया गया है यूएसए के संविधान से। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से जो लिया गया है वो लिया गया है फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, एडवाइजरी जरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रेजिडुअरी पावर्स टू बी वेस्टेड इन द सेंटर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर। ये सारे प्रावधान जो लिए गए हैं ये कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, बाईकैमरलिज्म, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज एंड प्रिगरेटिव रिट्स। ये सारे प्रोविजंस जो लिए गए हैं ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिया गया है कहाँ से? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, या फिर असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। सी ऑप्शन में मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, या फिर डी ऑप्शन का मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इसमें से असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय, राइट ऑप्शन बी होगा। असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय, राइट ऑप्शन बी। संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 2020 को, या फिर 1 अप्रैल 2010 को, या फिर 15 अगस्त 2010 को, या 14 नवंबर 2010 को। तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। इसी अवधारणा को विस्तार देने के लिए वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, जिसे 1 अप्रैल 2010 के द्वारा लागू किया गया, यानी 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? यानी कैग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक दिया गया है। केंद्र सरकार के लिए यह केवल लेखा परीक्षण का कार्य करता है, लेकिन राज्य सरकार के लिए लेखा एवं लेखा परीक्षण दोनों का कार्य करता है, यानी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों का कार्य करता है राज्य सरकार के लिए। यह अपनी रिपोर्ट केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति एवं राज्य स्तर पर राज्यपाल को सौंपता है। कैग के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है। ये समिति लोक लेखा समिति करती है जांच, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी, कब सौंपी थी? 1988 में, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा।
केंद्र एवं राज्यों के विधायी, प्रशासकीय एवं वित्तीय संबंधों के मध्य उभरे मतभेद को दूर करने तथा दोनों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने संबंधी सिफारिश देने के लिए केंद्र सरकार ने आर.एस. सरकारिया के नेतृत्व में 1983 में एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र को वर्ष 1988 में सौंप दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? तो निर्वाचन आयोग से है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है? प्रस्तावना तथा मौलिक अधिकार में, या फिर प्रस्तावना तथा नीति निर्देशक तत्वों में, या मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों तीनों में किया गया है। तो संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक तीनों प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, लेकिन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इस तरह के आर्थिक न्याय की चर्चा नहीं की गई है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य संबंध ही सामाजिक एवं आर्थिक न्याय से है। तो इसमें से दो शामिल होंगे, कौन सा? प्रस्तावना और DPSP। तो प्रस्तावना तथा नीति निर्देशक तत्व, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। इन दोनों ही में आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया गया है अनुच्छेद, और सूची 2 में उस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किए गए हैं ये दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है? तो ये संबंधित है समानता के अधिकार से, समानता का अधिकार दिया गया है, तो ए का हो जाएगा 2। अनुच्छेद 44 में क्या दिया गया है? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो 44 अनुच्छेद 44 का हो जाएगा 3, यानी बी का हो जाएगा 3। अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में दिया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद, यानी डी का हो जाएगा 1। और अनुच्छेद 75 यानी आर्टिकल 75 में सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है, तो सी का हो जाएगा 4, यानी 2341 राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेंट सूचकांक का संबंध है तांबा के वायदा कीमतों से? नहीं। सोना के वायदा कीमतों से? ये भी नहीं। हीरा के वायदा कीमतों से? ये भी नहीं। चांदी के वायदा कीमतों से? ये भी नहीं। ब्रेंट सूचकांक का संबंध पेट्रोलियम पदार्थ के मासिक मूल्य से है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ई, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को तरलता के घटते क्रम में सजाइए। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा तरल कौन सा है? करेंसी है। जब चाहें तब हम इसको खर्च कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा तरल हो जाएगा करेंसी, यानी बी पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद में आएगा बैंकों के पास जमा मांग, यानी बी के बाद जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। उसके बाद आएगा बैंकों के पास बचत जमा, यानी बी डी, उसके बाद में ए आ जाएगा। उसके बाद में बैंकों के पास सावधि जमा, उसके बाद सी आ जाएगा, यानी BDAC राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में सर्वाधिक खर्च किस मद में अनुमानित है? तो सर्वाधिक खर्च जो होने वाला है वो ब्याज भुगतान पे हो रहा है। ब्याज भुगतान पे कितना? कुल खर्च का 20% ब्याज भुगतान पे। केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम पर कितना हो जाएगा? 15%, 15%। रक्षा पर कितना? 8%। करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्सा पर कितना हो जाएगा? ये 17%, 17%। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? ब्याज भुगतान पे खर्च, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। सब्सिडी पे 8%, पेंशन पे 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 20 सूत्री कार्यक्रम को किस वर्ष से शुरू किया गया था? 1975 से शुरू किया गया था, राइट ऑप्शन ए होगा। 20 सूत्री कार्यक्रम को 1975 में शुरू किया गया था, जिसका पुनर्गठन 1982, 1986 और 2006 में किया गया। 2006 में कार्यक्रम के पुनर्गठन में पूरे देश से गरीबी का उन्मूलन करने और समाज में निर्धनता एवं वंचित समुदायों के बीच जीवन स्तर में सुधार लाने पर बल दिया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषयों जैसे गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, कृषि, पेयजल, वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण जैसे विषय शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में पिछले 5 वर्षों में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी है? तो कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में वृद्धि दर 2.1% है, राइट ऑप्शन बी होगा।
और बिहार की विकास दर 2.5%। यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना का उचित व लाभप्रद कीमत FRP का अनुमोदन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग? नहीं। कृषि उत्पादन विपणन समिति? नहीं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा ये अनुमोदन किया जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 में FDI सबसे ज़्यादा किस राज्य ने प्राप्त किया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा किस राज्य में आया? तो कर्नाटक में आया। जितना FDI आया उसका 38% कर्नाटक में गया। 38%। 26% उसके बाद रहा, 26% महाराष्ट्र में गया। उसके बाद में दिल्ली में 14%। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक में इसके 5 सब्सिडियरी बैंकों का विलय किस वर्ष हुआ था? 2017 में हुआ 1 अप्रैल को। 2017 में 1 अप्रैल को राइट ऑप्शन बी हो गया। इसके साथ ही विलय के बाद SBI ग्राहकों की संख्या 50 करोड़ हो गई और इसके हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बन गया, जबकि 22,500 शाखाओं के हिसाब से यह एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना के बाद दूसरे स्थान पर रहा। शाखाओं के हिसाब से दूसरे स्थान पर और ग्राहकों के हिसाब से पहले स्थान पर, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को मिलाएं। सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो ए का 1 हो जाएगा। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, तिलहन के उत्पादन से, बी का 2 हो जाएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? समुद्री उत्पादन से संबंधित है, ब्लू वाटर, तो 3 हो जाएगा। सी का 3 हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति जूट उत्पादन से, तो डी का 4 हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी कितना लीटर उपलब्ध है? 70 लीटर उपलब्ध है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? तो विज्ञान भारती इसके द्वारा भी, और ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम, ये दोनों ने मिलकर के शुरू किया। तो ए और बी दोनों सही है। विज्ञान प्रसार और प्रवासी भारतीय अकादमी और वैज्ञानिक संपर्क नहीं। नीति आयोग के द्वारा नहीं। तो इसमें से 2 सही आ रहा है, ए और बी। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मोर देन 1। विज्ञान भारती एवं ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इस मिशन का लक्ष्य पोषण युक्त संतुलित आहार की जरूरत और सभी स्थानीय फलों और सब्जियों तक पहुँच कायम करना है। इसका ध्येय वाक्य यानी मोटो जो है वो है उत्तम आहार उत्तम विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट अनुमान के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो वह है 2.6%। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट जो है 2.6% अनुमानित है। राजस्व घाटा कितना अनुमानित है? 3.8%। रिवेन्यू डेफिसिट जो होने वाला है 3.8%। और प्राइमरी डेफिसिट कितना होने वाला है? प्राथमिक घाटा 2.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में भारत का निर्यात किस देश में सर्वाधिक रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका को सर्वाधिक रहा निर्यात हुआ। राइट ऑप्शन सी होगा। कितना? जितना निर्यात हुआ उसका 18.4% USA को गया, UAE को 6.6%, उसके बाद में चीन को 5.9%, उसके बाद बांग्लादेश 3.5%, उसके बाद हांगकांग 2.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना प्रतिशत है? 18.2% नहीं, 20.2% नहीं, 21.6% नहीं, 22.1% नहीं, तो कितना है? 19.2%। प्राइमरी सेक्टर का जो योगदान रहा वो 19.2%, सेकेंडरी का रहा 19.5% और टर्शियरी का रहा 61.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास या ग्रामीण साक्षरता विकास या ग्रामीण रेलवे या ग्रामीण लोगों के लिए उन्नत संचार लिंक? तो शुरू किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो अजातशत्रु ने कराया था। राइट ऑप्शन सी होगा। अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 8वें वर्ष में उनके
अवशेषों पर राजगृह में एक स्तूप का निर्माण कराया था। महात्मा बुद्ध एवं भगवान महावीर की मृत्यु क्रमशः 483 ईसा पूर्व एवं 468 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के काल में ही हुई थी। अजातशत्रु के समय में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कब? 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान सुत्त पिटक एवं विनय पिटक की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में 1857 के विद्रोह को निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया? तो विलियम टेलर ने दबाया था। राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। 3 जुलाई 1857 को पटना में पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का दमन पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने कठोरता से किया। 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर एवं दानापुर सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ। दानापुर के विद्रोही सैनिक जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिले और उन्हें अपना नेतृत्व सौंपा। 30 जुलाई को कंपनी की सरकार ने पटना, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिले में मार्शल लॉ लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं और उनके लेखक के जोड़े में से कौन सुमेलित नहीं है? विक्रमांक देव चरित्र के लेखक बिल्हण हैं। विक्रमांक देव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम के पराक्रमों का वृत्तांत है, तो ये सही है। मूषिक वंश के रचनाकार कौन है? अतुल है। मूषिक वंश की रचना 11वीं शताब्दी में अतुल ने की। इसमें मूषिक वंश का वृत्तांत है जिसका शासन उत्तरी केरल में था, तो ये भी सही है। राजा तरंगिणी के लेखक कल्हण हैं। राजा तरंगिणी के लेखक, ये भी सही है। राजा तरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है, तो ये सही है। उसके बाद रामचरित्र संध्याकर नंदी हैं इसके रचनाकार, ये भी सही है। 12वीं सदी में संध्याकर नंदी ने रामचरित्र की रचना की। इसमें कैवर्त किसानों और पाल शासक रामपाल के संघर्ष का वर्णन है। सो इसमें से सभी करेक्टली मैच्ड हैं, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन ने रक्त और लौह की नीति किसके खिलाफ अपनाई थी? दिल्ली की सीमा तक लूटपाट करने वालों के खिलाफ, या फिर दरबार में विद्रोही अमीरों के खिलाफ, या प्रांतों के विद्रोही शासकों के खिलाफ, या विद्रोही राजकुमारों के खिलाफ? तो दिल्ली की सीमा तक लूटपाट करने वालों के खिलाफ। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। बलबन के समय दिल्ली के निकट रहने वाले मेवातियों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि वे दिल्ली शहर की सीमा तक लोगों को लूटने लगे थे। इन तत्वों से निपटने के लिए बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। लुटेरों को निर्ममतापूर्वक पकड़ पकड़ कर मारा गया। दिल्ली के आसपास के जंगल काट डाले गए और वहां अनेक फौजी थाने कायम किए गए। बागी गांव नष्ट कर दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों और निजाम ने मैसूर का साथ दिया था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। राइट ऑप्शन बी होगा। अंग्रेज और मैसूर राज्य के मध्य 4 युद्ध हुए। कब कब? 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 94 और 1799 में। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ थे। दूसरे में उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में हैदर अली का साथ दिया। तीसरे युद्ध में पुनः मराठे और निजाम अंग्रेजों के साथ चले गए। चौथे और निर्णायक युद्ध में यानी 1799 में अंग्रेजों का कब्जा मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर हो गया। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों की कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस कारण से 1939 में सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया था? गवर्नरों के हस्तक्षेप के कारण नहीं, गांधी जी का अपमान किए जाने के कारण, ये भी नहीं, प्रशासनिक अनुभव की कमी के कारण नहीं, विश्व युद्ध में बिना सलाह भारत को शामिल करने के कारण इस्तीफा दे दिया था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931। राइट ऑप्शन बी होगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर सहमति बनी थी। साथ ही भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात निम्न में से किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। राइट ऑप्शन ए होगा। मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक राज्य का विचार सर सैयद अहमद खान ने दिया था। मुस्लिमों के लिए एक पृथक राज्य के रूप में पाकिस्तान शब्द को सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर 1933 में नाउ और नेवर, ये बीपीएससी में पूछा गया है, नाउ और नेवर पेरिस फॉर एवर नामक अपने पंफलेट में रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द अखंड भारत के कुछ प्रांतों को तोड़कर निर्मित किया था।
सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था? तो शिशुनाग वंश ने, राइट ऑप्शन डी होगा। मगध साम्राज्य में शिशुनाग वंश के शासनकाल में अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया, जो कि मौर्य वंश के अंत तक मगध का हिस्सा रहा। इस विजय के साथ मगध और अवंती की 100 वर्ष पुरानी शत्रुता का भी अंत हो गया। मगध का पर जो शासन का क्रम है वो है, सबसे पहले बृहद्रथ वंश, उसके बाद हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी प्रथम महिला, द्वितीय आम्रपाली थी। तो फर्स्ट पे प्रजापति गौतमी, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फर्स्ट पे ये और सेकंड पे आम्रपाली। प्रारंभ में बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। अपने प्रिय शिष्य आनंद के विशेष आग्रह पर गौतम बुद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश देने के लिए राजी हुए। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला थी वो प्रजापति गौतमी थी और द्वितीय आम्रपाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली गौहर ने 1760 में बिहार के किस नगर पर घेरा डाला था? यानी शाह आलम द्वितीय ने बिहार के किस नगर पर घेरा डाला था? तो पटना पे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 1760 में तत्कालीन मुगल शाहजादा अली गौहर यानी शाह आलम द्वितीय ने बिहार में मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए पटना पर घेरा डाला। कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने अली गौहर को भागने पर मजबूर कर दिया। इस अभियान में अली गौहर को इलाहाबाद एवं अवध के प्रांतपतियों ने समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासनकाल में भारतीय महिलाओं की दयनीय स्थिति पर पंडिता रामाबाई ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की थी? द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन नाम की जो पुस्तक है इसकी रचना पंडिता रामाबाई ने की थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कब? 1887 में, 1887 में, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मदर इंडिया की रचना कौन की थी? कैथरीन मेयो ने की थी 1927 में, 1927 में मदर इंडिया के रचनाकार कैथरीन मेयो। इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी, इसके रचनाकार B.R. नंदा हैं। और वुमेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, इसके रचनाकार B.C. लॉ। कब? 1927 में B.C. लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में हुआ था, ये सही सुमेलित है 1877 में। इंडियन रेलवे की शुरुआत लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में नहीं हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था 1853 में। सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में नहीं हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में 1829 में हुआ था। और भारत की द्वितीय जनगणना जो हुआ था वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नहीं हुआ था, लैंसडाउन के कार्यकाल में हुआ था 1891 में, 1891 में लैंसडाउन के कार्यकाल में। इसमें से तीनों ये B, C और D करेक्टली मैच्ड नहीं है। यहाँ पे दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में 1877 में हुआ था, ये सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं, यह कथन निम्न में से किस नेता का है? लाला लाजपत राय का है, राइट ऑप्शन बी है। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक के प्रथम अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लॉन्च की गई जलदूत ऐप का उद्देश्य क्या है? गांव के तालाबों का संरक्षण करना नहीं, गांव के नदी के पानी को साफ करना ये भी नहीं, हर घर जल योजना के तहत जलापूर्ति की निगरानी करना ये भी नहीं, गांव के कुओं के जल स्तर को मापना, यस ये सही है, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। यह ऐप भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। जलदूत ऐप भारत के ग्रामीण इलाकों में कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है। इस ऐप से प्रत्येक गांव के चयनित कुओं के भूजल स्तर की जांच की जाएगी, जिसकी मदद से गांव के भूजल स्तर का पता लगाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के अधीन इक्ता प्रणाली के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इक्ता एक क्षेत्रीय अनुदान था, ये सही है। इक्ता धारक को मुक्ति कहा जाता था, ये भी सही है। राज्य की सेवा के बदले अधिकारियों को इक्ता भूमि दी जाती थी, ये भी सही है। मुक्ति इक्ता की आय का स्वामी होता था, नहीं ये गलत है। आय का स्वामी नहीं होता था, मुक्ति को इक्ता की आय वसूलने की जिम्मेदारी दी गई थी, ये स्वामी नहीं होता था। इक्ता प्रणाली की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने की थी। मुक्ति को
एकता की आय वसूलने की जिम्मेदारी दी गई थी, वह प्रशासनिक प्रमुख का कार्य भी करता था। मुक्ति राजस्व में से निजी वेतन और अपने द्वारा नियुक्त सैनिकों के वेतन के बराबर भाग को अपने पास रखकर शेष राशि को शाही खजाने में जमा कर देता था, इसलिए वो स्वामी नहीं था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी, राइट ऑप्शन बी है। कब हुई थी? 1934 में हुई थी। इसके महासचिव जयप्रकाश नारायण थे और अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। अन्य सदस्य जो थे इसके राम मनोहर लोहिया, बसावन सिंह, मीनू मसानी, यूसुफ मेहर अली, ये लोग इसके अन्य सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता पर इन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर नहीं, बी आर अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद नहीं, बी आर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय, यस ये सही है। तेज बहादुर सप्रू और बी आर अम्बेडकर नहीं, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इस घोषणा के तहत दलितों को अल्पसंख्यक मानते हुए हिंदू से अलग कर प्रांतीय विधानमंडल में 71 सीटें दी गई। इस घोषणा का गांधी जी ने विरोध करते हुए पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और अन्य नेताओं के प्रयास से गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ, जिस पर अम्बेडकर एवं मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए। इसके तहत दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया और व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान पर हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। इसके अलावा प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों को 147 सीटें आवंटित की गई थी। इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल करके सामने आ रहे हैं। कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब की गई? 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट साइन कब किया गया? 24 सितंबर 1932 को। साइन कौन कौन लोग किए? अम्बेडकर एवं मदन मोहन मालवीय। कितनी सीटें रिजर्व की गई थी? 147 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा में थी, राइट ऑप्शन बी होगा। तक्षशिला कहाँ की राजधानी थी? उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। तोसली कहाँ की राजधानी थी? कलिंग की राजधानी तोसली थी। उज्जैनी कहाँ की राजधानी थी? अवंती की राजधानी थी। और दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? सुवर्णगिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था कहाँ? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर में हो गया। श्वेतांबर किसे कहा गया? स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले लोग थे। भद्रबाहु के अनुयायी जो थे वो दिगंबर कहलाए, नग्न रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण की नीति के लिए प्रसिद्ध दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था, राइट ऑप्शन सी है। अलाउद्दीन खिलजी भूमि की पैमाइश पर कर लगान वसूल करने वाला प्रथम सुल्तान था। अलाउद्दीन ने चराई, घर एवं झोपड़ी पर भी कर लगाया। अलाउद्दीन के काल में भू राजस्व की दर 50% थी। अलाउद्दीन ने दीवान मुश्तक खराज विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था, किसे प्राप्त हुआ था? शहादतुल्ला खां को नहीं, दोस्त अली को नहीं, पूरनचंद्र को नहीं, निजामुल मुल्क आसफ जाह को प्राप्त हुआ था, राइट ऑप्शन डी है। निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। औरंगजेब के बाद के नवाबों में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वह 1722 से 1724 तक मुगल साम्राज्य का वजीर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि के तहत हस्ताक्षर करने वाले राज्यों की सेना की स्थिति क्या होती थी? तो उसे खत्म कर दी जाती थी, भंग कर दी जाती थी, सेना रहती ही नहीं थी, ब्रिटिश सेना रखी जाती थी, राइट ऑप्शन ए है। लॉर्ड ब्लेजली, जिसका कार्यकाल 1798 से 1805 तक रहा, ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की। इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों की सेना भंग कर दी जाती थी। राज्य में ब्रिटिश सेना रखी जाती थी, जिसका खर्च राज्यों को वहन करना होता था। इसके साथ ही राज्यों की बाहरी मामलों में संप्रभुता समाप्त हो जाती थी। सबसे पहले सहायक संधि को 1798 में हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। किसने? हैदराबाद के निजाम ने। कब? 1798 में सबसे पहले।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के मुख्य नेता या आधुनिक भारत का प्रथम नेता कहा जाता है? किनको कहा जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को नहीं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को नहीं, स्वामी विवेकानंद को नहीं, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने वर्ष 1809 में एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक की रचना की। 1814 में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की और मूर्ति पूजा, जाति प्रथा की कठोरता आदि कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से भारत में सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ में थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। पटना में नहीं थी, राजगीर में भी नहीं, दरभंगा में भी नहीं, बिहार शरीफ में। तुगलक काल में बिहार की राजधानी आधुनिक नालंदा जिला स्थित बिहार शरीफ में थी। इस राज्य और इसकी तत्कालिक राजधानी का नाम बिहार इसी काल में पड़ा। बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। उदंतपुरी महाविहार यहाँ स्थित था। तुर्कों ने इस नगर को अर्जे बिहार यानी बिहारों की भूमि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के वंशों का सही क्रम है? तो गुलाम वंश कब से कब तक रहा? 1206 से 1270 तक रहा। 1206 से 1270 तक रहा गुलाम वंश। तुगलक वंश कब से कब तक रहा? तुगलक वंश रहा 1320 से 1414 तक, 1320 से 1414 तक। लोधी वंश कब से कब तक रहा? लोधी वंश 1414 से 1450 तक रहा। खिलजी वंश कब से कब तक रहा? 1290 से 1320 तक, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश रहा। सैयद वंश कब से कब तक रहा? सैयद वंश जो है 1450 से 1526 तक रहा। तो सबसे पहले कौन आएगा? गुलाम वंश आएगा 1206 से 1270 तक। उसके बाद खिलजी वंश आएगा 1290 से 1320 तक, खिलजी वंश। उसके बाद आएगा तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। उसके बाद आएगा लोधी वंश 1414 से 1450 तक। उसके बाद सैयद वंश आएगा 1450 से 1526 तक। तो सबसे पहले 1, उसके बाद में 4 2 5 3, 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उत्पाद को खाद्य श्रेणी में सर्वाधिक लोकप्रिय जीआई का पुरस्कार मिला है? तो मिला है हैदराबादी हलीम को। राइट ऑप्शन सी है। हैदराबादी हलीम ने भारत के सबसे लोकप्रिय भौगोलिक संकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई श्रेणी के तहत राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 जीता है। भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय जीआई के अन्य विजेता जो हैं वो हैं उड़ीसा का कंधमाल हल्दी, तमिलनाडु का तंजावुर आर्ट प्लेट हस्तशिल्प के क्षेत्र में, और उत्तर प्रदेश का चूना बलुआ पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस महिला को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी है। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लिया था। 1907 में स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने भारतीय झंडा फहराया था। विदेश में भारतीय झंडा फहराने वाली ये प्रथम महिला थीं। पेरिस इंडियन सोसाइटी की संस्थापकों में शामिल थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहनुमाई मजदेआसन सभा किस धर्म में सुधार के लिए आंदोलन था? पारसी धर्म में सुधार के लिए आंदोलन था। राइट ऑप्शन ए होगा। रहनुमाई मजदेआसन सभा की शुरुआत 1851 में मुंबई में हुई थी। नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके? एस बंगाली, दादा भाई नौरोजी, फरदौनजी नौरोजी थे। रास्त गुफ्तार नामक पत्र की शुरुआत इस आंदोलन के दौरान हुई थी। रास्त गुफ्तार का मतलब था सत्य बताने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी? तो अकबर शाह द्वितीय के द्वारा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन एवं स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिए। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। एम बी राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंद चार्लू के द्वारा।
तो 1 का हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सेकंड, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना संस्थापक जो थे महादेव गोविंद रानडे थे। कब हुई थी इसकी स्थापना? ये हुई थी 1867 में। तो 2 का हो जाएगा सी। बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई थी। और बंग भाषा प्रकाशक सभा, इसकी स्थापना 1836 में हुई थी। तो कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी एंड 4 का ए। तो बी इसमें से आ रहा है, 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्ट्रगल निम्न में से किस राजनेता की पुस्तक है? तो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। राइट ऑप्शन डी होगा। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक इंडियन स्ट्रगल का प्रकाशन 1934 में हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने इस पुस्तक में लिखा कि यदि महात्मा गांधी तानाशाह स्टालिन, मुसोलिनी या हिटलर की भाषा में बोलते तो उन्हें सुना और समझा जाता और उनके सम्मान में सिर झुकाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान के मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब? 1940। राइट ऑप्शन बी होगा। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था, सुझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में द्वैध शासन व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? 1765 में लागू की गई थी। राइट ऑप्शन ए होगा। 1764 में बक्सर युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय के बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी। बिहार में द्वैध शासन वारेन हेस्टिंग्स ने 1765 में शुरू किया था। द्वैध शासन की समाप्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथों में किस मगध शासक को उग्रसेन कहा गया है? महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। राइट ऑप्शन सी है। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक कहा गया है। महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की थी। उसे एकराट भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो पीर अली के नेतृत्व में हुई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत रोहिणी से हुई थी 12 जून को। पटना में 1857 का विद्रोह 3 जुलाई को हुआ था। 4 जुलाई को पीर अली की गिरफ्तारी की गई थी। 7 जुलाई को पीर अली को फांसी दे दी गई। पटना का कमिश्नर उस समय टेलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस स्केल में क्या होगा? तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट को रिलेट करने वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है F-32 F-32/9 इज इक्वल टू C/5। अब इसमें वैल्यू आप रखिए। F के जगह पर क्या रखेंगे? 122 - 32/9 इज इक्वल टू C/5। दिस इम्प्लाइज दैट 2 में से 2 गया 0, 12 में से 3 गया 9/9 इज इक्वल टू C/5। 9 से 10 टाइम्स में कटा, 10 बार में। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। तो C इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस, जो इसमें से किसी में नहीं दिया गया है। तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्प 1 एवं विकल्प 2 को सुमेलित कीजिए। जर्मन सिल्वर, ये किसका मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में पाया जाता है कॉपर, जिंक एवं निकेल। कॉपर, जिंक एवं निकेल। तो निकेल ए का हो जाएगा 2। निकेल इसमें पाया जाता है। सोल्डर, सोल्डर में क्या पाया जाता है? सोल्डर में मेनली जो पाया जाता है टीन और लेड पाया जाता है। टीन और लेड यानी SnNPb पाया जाता है। इसमें एल्युमिनियम भी कुछ रहता है। तो टीन और लेड, तो टीन हो जाएगा सोल्डर से टीन। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl into Cl, CaOCl यानी CaOCl2 होता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरीन पाया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन पाया जाता है। C का 4 हो जाएगा। हाइपो, हाइपो सॉल्यूशन क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो सॉल्यूशन कहा जाता है। इसका केमिकल फार्मूला होता है Na2H2O3।
Na2S2O3, नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? सोडियम, नाम ही से पता क्लियरली पता चल रहा है, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम पाया जाता है। तो हाइपो से डी का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज से स्रावित होता है। यह कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। यानी यदि जो पैनक्रियाज से स्रावित होने वाला हार्मोन कम स्रावित हो या नहीं हो तो बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसको चीनी का बीमारी कहेंगे यानी डायबिटीज कहा जाता है। तो ये किसको नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से डायबिटीज हो जाता है, बाहर से इसके इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इंसुलिन के। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस या किन जीव समूह में 4 हृदय चैम्बर पाया जाता है? तो स्तनधारियों में पाया जाता है, पक्षियों में भी पाया जाता है, क्रोकोडाइल यानी घड़ियाल में भी पाया जाता है। 4 चैम्बर्स होते हैं इसके हार्ट में। सरीसृप में 3 चैम्बर होते हैं सरीसृप के हृदय में। और सबसे ज़्यादा जो चैम्बर पाया जाता है कॉकरोच के हृदय में पाया जाता है 13। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ई, मोर देन 1। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है, क्या कहलाती है? रसारोहण कहलाती है। रसारोहण, एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप इसका हिंदी है रसारोहण। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर के समय इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा? तो वो दिखाई ही नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि जिधर सूर्य रहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंद्रधनुष बनता है। जैसे सुबह का समय है और बरसात हुई है या नहीं भी हुई है तो आसमान में वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, यानी वर्षा की बूंदें मौजूद हैं। तो सुबह के समय सूर्य यदि पूर्व दिशा में है तो इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में दिखाई देगा, और यदि शाम का समय है तो सूर्य पश्चिम में है तो इंद्रधनुष दिखाई देगा पूर्व में दिखाई देगा। यानी सूर्य जिधर रहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि इंद्रधनुष बनता कैसे है? तो मान लीजिए, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। मान लीजिए ये सूर्य है, तो यहाँ से सूर्य की प्रकाश जो है, एक वाटर का ड्रॉपलेट है, यहाँ पे वाटर का ड्रॉपलेट, वर्षा की बूंद है। यहाँ से सूर्य की एक किरण आई, सूर्य की किरण आएगी तो यहाँ एक पोर्शन तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के चला जाएगा, दूसरा यहाँ पे आकर के उसका डिस्पर्सन होगा। यानी लाइट जो है 7 कलर्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, जिसमें वायलेट नीचे होगा, रेड ऊपर होगा। तो अब ये वाटर के ड्रॉपलेट के दूसरे सरफेस पे जब लाइट गई डिस्पर्स होकर के 7 कलर्स में बंट करके, तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने की वजह से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है इसका। ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो करके आ जाती है यहाँ पे। 7 कलर्स जो है यहाँ आ जाते हैं, 7 कलर्स। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई देखने वाला है, उसकी आँख यहाँ पे है, तो इसको ये 7 जो कलर्स है, 7 कलर्स की जो लाइट है कहाँ से आती हुई दिखाई देंगी? इधर से आती हुई दिखाई देंगी, इधर कहीं से आती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य है इधर बाएं साइड में और ये दाएं साइड से आती हुई दिखाई दे रही है। यानी सूर्य जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन से आती हुई ये 7 कलर्स दिखाई दे रही है, और यही कलर तो इंद्रधनुष में पाया जाता है। तो जिधर सूर्य है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात यह है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कौन से फिनोमिनन यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट सरफेस पे देखिए, यहाँ पे लाइट का डिस्पर्सन हो गया, यानी 7 कलर्स में बट गई। दूसरा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी तो हुआ ही है, रिफ्रैक्शन हुआ है। और तीसरी बात यह है कि इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, यानी तीनों फिनोमिनन ही इसमें शामिल है। रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तीनों फिनोमिनन जो है यहाँ पे शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है कहलाता है?
इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने वाला क्या कहलाता है? तो सबसे पहले देखिए डायनेमो। डायनेमो में क्या होता है? डायनेमो यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसमें मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल, ये मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को अप या डाउन करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अप कर देता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डाउन कर देता है। तो ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को अप एंड डाउन करना। इन्वर्टर का क्या काम है? इन्वर्टर का काम है इन्वर्ट कर देना, यानी डीसी को एसी में बदल देना। डीसी को एसी में बदलने का काम इन्वर्टर का है। ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो है जैसे पंखा हो गया, पंखा में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और उसके बाद में वो रोटेट कर रहा है, पंखा नाच रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया था। एडवर्ड टेलर, राइट ऑप्शन सी होगा। कहा जाता है कि सबसे पहले हाइड्रोजन बम जो बनाया था रसिया ने बनाया था, रूस बनाया था, यानी उस टाइम का यूएसएसआर बनाया था 1952 में, 1952 में। हाइड्रोजन बम किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये बीपीएससी में पूछा गया है। तो नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या है और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या है? जब कोई एक बड़ा न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम 235 दो या दो से अधिक न्यूक्लियाई छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है, जैसे बेरियम एंड क्रिप्टन में ये टूटता है, बेरियम एंड क्रिप्टन, और यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। एनर्जी क्यों निकलती है? क्योंकि यदि बेरियम एंड क्रिप्टन का मास आप जोड़ेंगे तो इसका कंबाइंड मास यूरेनियम 235 के मास से कम ही आता है। तो मास गया क्या? वही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आइंस्टीन का जो इक्वेशन होता है मास एनर्जी इक्विवेलेंट का, E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। तो जो यहाँ पे मास में कमी आती है उसमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई जब हम कर देते हैं तो वो एनर्जी हमें मिल जाता है, यानी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ लार्ज अमाउंट में एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है मास का। तो इस जब बड़ा कोई न्यूक्लियस दो या दो से अधिक छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, तो इसको न्यूक्लियर फिशन यानी नाभिकीय विखंडन रिएक्शन कहा जाता है। और जब यही दो या दो से अधिक छोटे न्यूक्लियाई मिल करके एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, जैसे सन के कोर के अंदर हाइड्रोजन जो है मिल करके हीलियम के न्यूक्लियस बनाते हैं। 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई मिल करके एक हीलियम के न्यूक्लियस को बनाते हैं, तो वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहलाता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में भी लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। इसका एग्जाम्पल है सन के अंदर, सन के कोर के अंदर जो रिएक्शन होता है, और इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम मतलब किसी भी न्यूक्लियस को फ्यूज कराने के लिए, यानी दो या दो से अधिक छोटे छोटे न्यूक्लियाई को मिलाकर के बड़ा न्यूक्लियस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। कितना? 10⁷ टू 10⁸ केल्विन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इतना टेम्परेचर आएगा कहाँ से? तो इसके लिए सबसे पहले न्यूक्लियर फिशन यानी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कराई जाती है, और उससे जो एनर्जी निकलती है, उससे जो टेम्परेचर बढ़ता है, तब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराया जाता है। और इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो है मोर डेंजरस होता है न्यूक्लियर बम से, यानी एटम बम से के कंपैरिजन में हाइड्रोजन बम जो है वो ज़्यादा डिजास्टर पैदा कर सकता है। अभी तक उसका यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आयरन का अयस्क है। तो आयरन का अयस्क, लाइमस्टोन आयरन का अयस्क नहीं है। लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। पिंच ब्लेंड जो है ये यूरेनियम का अयस्क है। इसमें यूरेनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं, UO2 एंड UO3 पाया जाता है, यूरेनियम का ऑक्साइड है। मोनाजाइड जो है एक फॉस्फेटिक मिनरल है। हेमेटाइट जो है ये आयरन का अयस्क है, ये प्रमुख अयस्क है। इसमें 69.9% आयरन पाया जाता है। इसका फार्मूला होता है Fe2O3। तो इसमें से राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, हेमेटाइट आयरन का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बहुलक का प्रयोग नॉन स्टिक पैन के उत्पादन में किया जाता है? नॉन स्टिक पैन के निर्माण में टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। टेफ्लॉन मतलब टेट्राफ्लोरोइथिलीन। इसका फार्मूला होगा टेट्राफ्लोरोइथिलीन। 4 गो फ्लोरीन जोड़ दीजिए
कार्बन, टेट्राफ्लोरोइथिलीन इसी का बहुलक होता है यानी पॉलीमर होता है। बहुत सारे इसके यूनिट जब जुड़ जाएंगे तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन बन जाएगा टेफ्लॉन। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू के कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का तना वाला भाग खाया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजोला एक प्रकार का है, तो एजोला एक प्रकार का जलीय फर्न है। राइट ऑप्शन ए होगा। यह नील हरित शैवाल के साथ संयुक्त होकर जैव उर्वरक प्रदान करता है एवं धान के खेत में नाइट्रोजन प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा भाग संक्रमण से रक्षा करता है? तो संक्रमण से रक्षा करने वाला रक्त का जो भाग है वो WBC है, व्हाइट ब्लड कर्पस्कल्स। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। एंटीबॉडी बनाने का काम यही करता है। 9th क्लास का यदि साइंस पढ़ें देखें तो उसमें एक चैप्टर है वाई वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि रक्त का ये WBC वाला भाग जो है ये हमें संक्रमण से रक्षा करता है। कैसे करता है? एंटीबॉडी बनाता है। मान लीजिए बाहर से कोई माइक्रोब्स हमारे बॉडी में इंटर किया तो सेल्स के जिस सेल को इन्फेक्ट किया, जिस सेल में इन्फेक्शन फैलाया, तो इन्फेक्शन फैल गया तो उस सेल यानी जिस सेल कहिए या जिस टिश्यू में इन्फेक्शन फैलाया है उसके चारों तरफ जो है और सेल्स जमा होने लगते हैं। ये सेल्स जमा करता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है एक्टिव हो जाता है और उसके चारों तरफ और सेल्स जमा होने लगते हैं और जो ये माइक्रोब्स उसको इन्फेक्शन फैलाया है वहाँ पे मौजूद है, इसको खत्म कर देते हैं। तो एंटीबॉडी बनाने का काम जो है WBC करता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रोग को उसके उपयुक्त कारणों से मिलान कीजिए। खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। तो खैरा रोग जिंक की कमी से 1 का डी हो जाएगा। एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है, 2 का सी हो जाएगा। स्कर्वी रोग एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी की कमी से होता है, तो 3 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। ग्वाइटर घेंगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, तो 4 का बी हो जाएगा। तो 1 का डी, 2 का सी, 3 का एन, 4 का बी, ये किस में दिया गया है? डी में दिया गया। 1 का डी, 2 का सी, 3 का एन, 4 का बी। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यंत्र के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है? तो ऑडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। एनीमोमीटर से क्या किया जाता है? इसे वायु की गति मापी जाती है। क्रोनोमीटर से क्या किया जाता है? क्रोनोमीटर एक टाइमिंग डिवाइस है जो समुद्री यात्रा में अक्षांश समय के लिए प्रयुक्त होता है। ऑडियोफोन क्या है? सुनने में काम आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा? तो प्रकाश के वेग और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करने वाला जो फॉर्मूला है वो है n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है c/v। c क्या है? निर्वात में लाइट की स्पीड यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v क्या है? जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है उसमें स्पीड है। तो यहाँ से हम देखें तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू हो जाएगा c/न्यू। इसका मतलब है c तो कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, उसमें लाइट का स्पीड कम होगा। तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? कांच का होता है 1.5, निर्वात का 1 मान लीजिए, हवा में 1 मान लीजिए, निर्वात में तो पता ही है। जल का होता है 1.33। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांच का है यानी ग्लास का है। तो ग्लास में लाइट का स्पीड सबसे कम होगा, न्यूनतम होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मोनाजाइट रेत नामक खनिज में निहित रेडियोधर्मी पदार्थ क्या है? तो यूरेनियम नहीं होता है, रेडियम भी नहीं होता है, प्लूटोनियम भी नहीं होता है, थोरियम होता है। इसके फास्फेट्स होते हैं थोरियम। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, CNG यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मुख्य रूप से क्या इसमें पाया जाता है? किस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है? तो इसमें मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है, CH4। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? बाह्य कारकों में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा? आंतरिक कारक एवं बाह्य कारक। आंतरिक कारक में क्या क्या आता है? पौधे की आकृति, पौधे की आयु, पत्तियों का विन्यास, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल की मात्रा, ये सब आंतरिक कारक है।
तो क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया, आंतरिक कारक हो गया। और बाह्य कारक में क्या आता है, बाह्य कारक में प्रकाश हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता हो गई, टेम्परेचर एवं वाटर। तो प्रकाश, ताप एवं जल, ये क्या हो गए, ये बाह्य कारक हो गए। और क्लोरोप्लास्ट आंतरिक कारक हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है। तो बाह्य कारक तो बाह्य कारक में शामिल नहीं है। बाह्य कारक में शामिल नहीं होने वाला कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट है। ये आंतरिक कारक है, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। बाकी तीनों जो है बाह्य कारक है, प्रकाश, ताप एवं जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे पौधे जो शुष्क जलवायु में विशेषतः होते हैं कहलाते हैं। तो उसे जेरोफाइट कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है। तो विटामिन ए यकृत यानी लीवर में संचित होता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है। तो महिलाओं में स्रावित होने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन एक एस्ट्रॉयड है। यह महिलाओं में यौन लक्षणों एवं दुग्ध ग्रंथियों के विकास में सहायक होता है। तो ये क्या है, एक एस्ट्रॉयड है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, यानी रेजिस्टिविटी का इकाई क्या है। तो एक फॉर्मूला होता है R = रो L बाई ए। तो यहाँ से रो का वैल्यू यदि आप निकालें, रो = होगा RA बाई L। R क्या है, R का यूनिट होगा ओम, एरिया जो है उसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, नीचे लेंथ है उसका यूनिट हो गया मीटर। तो मीटर से 1 मीटर कट गया, क्या बच गया, ओम मीटर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ओम मीटर। यानी विद्युत प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होगा वो होगा ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, किसके द्वारा, राडार के द्वारा, नहीं, राडार के द्वारा नहीं किया जा सकता है, सोनार के द्वारा। राडार के द्वारा क्या किया जाता है, जैसे पृथ्वी पर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई इनेमी कंट्री है, उसके टैंक को पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, एक सिग्नल को भेजते हैं, सिग्नल वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आता है, सिग्नल किस स्पीड से गया है, किस स्पीड से आया है, ये हमें पता होता है, कितने टाइम के बाद लौट करके आया है, ये हमें पता होता है। तो S = VT यानी डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम फार्मूला का यूज करते हैं और डिस्टेंस पता कर लेते हैं कि वो टैंक कितने दूर पे है। सोनार के द्वारा क्या, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका यूज कैसे किया जाता है, इसके वाटर में किया जाता है। कोई पनडुब्बी कहीं पे है या नहीं है किसी एनिमी कंट्री का, तो या इसमें भी वही होता है, सिग्नल भेजते हैं, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आ जाता है। S = VT फार्मूला का यूज करके हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, ये मूव कर रही है या नहीं कर रही है, रुकी हुई है पनडुब्बी या चल रही है, ये सब पता चल जाता है सोनार के द्वारा। डॉपलर प्रभाव के द्वारा जो है हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ट्रैक कर सकते हैं। डॉपलर इफेक्ट जो है दोनों ही, साउंड एंड लाइट दोनों ही में देखने को मिलता है, दोनों ही में पाया जाता है। डॉपलर इफेक्ट होता क्या है, यदि लाइट की बात करें तो एक सोर्स ऑफ लाइट है, मान लीजिए एक सोर्स ऑफ लाइट है और एक ऑब्जर्वर है यानी व्यूअर है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है और एक सोर्स ऑफ लाइट है। तो सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर के बीच में जब रिलेटिव मोशन हो जाता है, रिलेटिव मोशन का क्या यहाँ पे मतलब है, सोर्स ऑफ लाइट ऑब्जर्वर की ओर मूव करे, या सोर्स ऑफ लाइट ऑब्जर्वर से दूर जाए, या फिर सोर्स ऑफ लाइट रेस्ट में हो लेकिन ऑब्जर्वर ही दूर जाए, या सोर्स ऑफ लाइट के नज़दीक आए, या दोनों ही मूव करने लगे, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करे या दोनों एक दूसरे से दूर जाए। मतलब दोनों के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर के पास पहुंचती है वो ट्रू फ्रीक्वेंसी से अलग होती है, ट्रू फ्रीक्वेंसी से अलग होती है। जब रिलेटिव मोशन दोनों के एक दूसरे के तरफ होगा तो जो फ्रीक्वेंसी देखेगा ऑब्जर्वर वो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज़्यादा होगा ट्रू फ्रीक्वेंसी से, और जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे तो जो लाइट ऑब्जर्व करेगा यानी देखेगा ऑब्जर्वर, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ट्रू फ्रीक्वेंसी से कम होगी। तो इसे हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट के द्वारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ट्रैक किया जा सकता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका ऊष्मीयमान अधिक है। तो पेट्रोल का ऊष्मीयमान की यदि बात करें तो 45,000 किलो जूल पर केजी होता है। CNG का कितना होता है, 50,000 किलो जूल पर मोल होता है। और LPG का कितना होता है, 55,000 किलो जूल पर मोल होता है। और जैव गैस यानी बायोगैस का 35,000 से 40,000 किलो जूल पर मोल होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, LPG का, 55,000 किलो जूल पर मोल। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में निम्न में से किसका विद्युत अपघट्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है।
तो प्रयोग जो किया जाता है अमोनियम क्लोराइड एम जिंक क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड एम जिंक क्लोराइड का राइट ऑप्शन बी होगा। अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl और जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2, इन दोनों का इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जाता है किसमें, शुष्क सेल में। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? तो यह मध्य भाग से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ स्रावित करता है। बिल्कुल सही है। फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा में उपस्थित होता है। ये भी सही है। फाइब्रिनोजेन रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करता है, सहायक होता है। ये भी सही है। फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को थ्रोम्बिन कहा जाता है। नहीं, थ्रोम्बिन नहीं कहा जाता, सीरम कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्षय रोग किसकी वजह से होता है? क्षय रोग बैक्टीरिया से होता है। ए का 1 हो जाएगा। चेचक किससे होता है? चेचक वायरस से होता है, यानी बी का 3 हो जाएगा। दाद किसकी वजह से होता है? फंगस से होता है, तो सी का हो जाएगा 2। और पेचिस किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है, तो डी का हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ए का 1, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 4। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल रोटी एवं बियर बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। डबल रोटी एवं बियर बनाने में ईस्ट नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पणों के पीछे चांदी की कलई में व्यावसायिक रूप से किस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है? तो ग्लूकोज का किया जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेवी वाटर भारी जल भारत में कहाँ उत्पादित किया जाता है? तो ट्राम्बे में, मुंबई के ट्राम्बे में। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत में हेवी वाटर के 8 प्लांट जो है 8 जगहों पर लगाए गए हैं। कहाँ कहाँ पे? तमिलनाडु के तूतीकोरिन में, राजस्थान के कोटा में, गुजरात के बड़ौदा में, महाराष्ट्र के थाल में, उड़ीसा के तालचर में, आंध्र प्रदेश के मैंगलुरु में, गुजरात के हजीरा में एवं पंजाब के नांगल में लगाए गए हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। ये हेवी वाटर क्या होता है? हेवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हेवी वाटर यानी भारी जल कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक यानी आइसोटोप्स होते हैं। प्रोटियम H11, ड्यूटेरियम H21 एंड ट्राइटियम H31। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम, जिसको डी से डिनोट करते हैं, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होता है। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को D2O को हेवी वाटर कहा जाता है, भारी जल कहा जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका यूज जो होता है वो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में, यानी न्यूट्रॉन्स जो निकलते हैं उनको स्लो करने में यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये हेवी न्यूक्लियस है, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे टूट गया। यूरेनियम 235 मान लीजिए बेरियम एंड क्रिप्टन में टूट गया, बेरियम एंड क्रिप्टन में। तो यहाँ से जो न्यूट्रॉन निकले इनका स्पीड हाई रहेगा और ये न्यूक्लियर फिशन यानी नाभिकीय विखंडन रिएक्शन या अभिक्रिया तभी होगा जब ये स्लो न्यूट्रॉन रहें या जा करके न्यूक्लियस पे अटैक करें। तो इनके स्पीड को कम करने में, इसको स्लो करने में हेवी वाटर का किसी किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन देश लाल सागर से स्पर्श करता है? तो लाल सागर यानी रेड सी से स्पर्श कौन करता है? यदि हम मैप देखें तो सऊदी अरब तो करता है, सऊदी अरबिया, मिस्र भी करता है, इजिप्ट, लेकिन इथोपिया नहीं है। बी ऑप्शन में देखते हैं, यमन, मिस्र एवं सूडान। यमन, मिस्र एवं सूडान, तो ये करता है यमन, मिस्र एवं सूडान। मैप को देखिए तो इजिप्ट तो कर ही रहा है, यमन कर ही रहा है और सूडान भी कर रहा है। तो यही राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। ओमान, इथोपिया, जॉर्डन, ये नहीं होगा। मिस्र, जॉर्डन एवं सऊदी अरब तो है, मिस्र है, जॉर्डन नहीं है, जॉर्डन नहीं करता है। ओमान करता है, ओमान नहीं करता है। इथोपिया एवं जॉर्डन ये भी नहीं है। यदि हम मैप को देखें क्लियरली तो पता चलता है अफ्रीका के जो देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप की रेड सी
से बॉर्डर शेयर करते हैं वो है सूडान, इजिप्ट यानी मिस्र, इरिट्रिया एवं जिबूती, ये पश्चिमी तट पे हैं। उसके बाद में एशिया की बात करें तो सऊदी अरब एवं यमन, ये दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं। सुएज नहर जो है वो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी को लाल सागर यानी रेड सी से जोड़ती है। तो इसमें 3 जो है यमन, मिस्र एवं सूडान, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट लेक्स में निम्नलिखित में कौन सा झील शामिल नहीं है? तो ग्रेट लेक्स में सुपीरियर शामिल है, ह्यूरॉन भी शामिल है, मिशिगन शामिल है, लेकिन विनिपेग शामिल नहीं है। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ग्रेट लेक्स 5 झीलों का सम्मिलित रूप है। 5 झीलों में कौन कौन से? सुपीरियर है, ह्यूरॉन है, मिशिगन है, ईरी है एवं ओंटेरियो है, विनिपेग नहीं है। क्षेत्रफल के आधार पर सुपीरियर सबसे बड़ी एवं ओंटेरियो सबसे छोटी झील है। मिशिगन झील का विस्तार सिर्फ अमेरिका में है, जबकि अन्य 4 झीलें यानी ईरी, ओंटेरियो, सुपीरियर एंड ह्यूरॉन, इसका विस्तार अमेरिका तथा कनाडा दोनों ही देशों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट उत्पादन में राज्यों का सही क्रम है। तो जूट उत्पादन में सबसे आगे जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार एवं उसके बाद असम आता है। तब बंगाल, बिहार एवं असम, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार का सीमांचल जो क्षेत्र है जिसमें पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिला एवं कोसी क्षेत्र जूट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य जनजाति का प्रमुख निवास स्थल नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में मौर्य जनजाति पाई जाती है, उत्तराखंड में भी पाई जाती है, सिक्किम में भी पाई जाती है, लेकिन राजस्थान में नहीं पाई जाती है। राइट ऑप्शन डी होगा। मौर्य जनजाति का अधिकांश लोग पर्वतीय स्थान पर रहते हैं। मौर्य जनजाति अधिकांशतः लोग पर्वतीय स्थान पर रहते हैं। प्रमुख क्षेत्र जो है वो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। राजस्थान के प्रमुख जो जनजाति हैं वो है मीणा, बीस, गरासिया, शहरिया आदि। भारत में सबसे अधिक जनजाति मध्य प्रदेश में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कहाँ लिंग अनुपात सबसे कम है? तो मुंगेर में सबसे कम लिंग अनुपात है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्लास्टिक कारखाना निम्नलिखित में कहाँ है? तो हाजीपुर में है प्लास्टिक कारखाना। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर के गुजरती है? तो वह है डेन्यूब नदी। ये 9 देशों से होकर के गुजरती है। ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये है, जिन देशों से होकर के गुजरती हैं वो देश हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, हंगरी, यूक्रेन, क्रोएशिया एवं सर्बिया हैं। 9 देशों से होकर के। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। राइन नदी यूरोप की भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। और मेकांग नदी कहाँ पे है? मेकांग नदी जो है दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पोर्ट एवं संबंधित देशों का मिलान कीजिए। लिस्बन पोर्ट जो है कहाँ पे है? पुर्तगाल में है। तो ए का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोलंबो श्रीलंका में, बी का 1 हो जाएगा। काहिरा जो है मिस्र में है। काहिरा पोर्ट जो है मिस्र में है। सी का 4 हो जाएगा। कोपेनहेगन डेनमार्क में। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है वो कैमूर में पाया जाता है, 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर। और द्वितीय स्थान पर आता है पश्चिम चंपारण। यहाँ वन जो पाए जाते हैं वो है 903.34 903.34 स्क्वायर किलोमीटर। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यदि आप मैप देखें तो पाएंगे कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा को मिस्र में किस नाम से जाना जाता है? लू कहाँ चलती है? तो लू तो अपने यहाँ चलती है। टोर्नेडो, ये नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और यूएसए। खमसीन कहा जाता है इसको मिस्र में। जो सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा को मिस्र में खमसीन कहा जाता है। बिली कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी का मुहाना किस सागर में है? ताप्ती नदी की उत्पत्ति जो है वो बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से होता है और इसका मुहाना जो है वो है खंभात की खाड़ी में। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में अवस्थित है? तो उदयपुर अभ्यारण्य और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही पश्चिम चंपारण जिले में है। गोगाबिल कहाँ पे है?
गोगा बिल पश्चिम बिहार कटिहार में स्थित है। कांवर झील पश्चिम बिहार कहाँ पे है? कांवर झील पश्चिम बिहार जो है वो बेगूसराय में है। तो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन वन। नेक्स्ट, अभ्रक का उत्पादन बिहार के किस जिले में नहीं होता है? तो गया में होता है, नवादा में भी होता है, जमुई मुंगेर में होता है, लेकिन कैमूर में नहीं होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। बिहार के गया, नवादा, मुंगेर, जमुई अभ्रक के उत्पादक क्षेत्र हैं। पिछले दशक में विश्व का 70% अभ्रक अभ्रक उत्पादन भारत में होता था, परंतु वर्तमान में चीन सर्वाधिक उत्पादन करता है। उसी तरह भारत में वर्तमान में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, परंतु पहले बिहार झारखंड का गया कोडरमा घाटी प्रमुख क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में बाल लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो किशनगंज में सर्वाधिक है, कितना है? 971 है। सबसे कम कहाँ पे है? वैशाली में है, 904। अभी और ओवरऑल लिंगानुपात की बाल लिंगानुपात की बात करें तो वो है 935। और लिंगानुपात कितना है? बिहार का 918 है। शीर्ष पे कौन सा जिला है? गोपालगंज है, वहाँ 1021 है लिंगानुपात। और न्यूनतम है मुंगेर का 876। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। हिमालय पर्वत की नदियाँ अधिक लंबी जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ कम लंबी होती है, सही है। हिमालय की नदियाँ गहरे गार्ज बनाती है जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ उथली घाटियाँ में बहती है, ये भी सही है। हिमालय की नदियाँ अभी अपने विकास की बाल्यावस्था में हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ अवस्था को पहुँच चुकी है, बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है, 1 2 3 हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के मामले में देश में बिहार का एकाधिकार है? पाइराइट का है, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां देश का 95% पाइराइट का भंडार मौजूद है। वहीं बिहार देश में 95% पाइराइट का उत्पादन भी करता है। पाइराइट गंधक का मुख्य स्रोत है। यह मुख्यतः बिहार के रोहतास जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जलोढ़ मृदाएं एलुवियल सॉइल कितने प्रतिशत भूभाग पर पाई जाती हैं? तो लगभग 45% पे, राइट ऑप्शन डी होगा। इसमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में ताल मिट्टी पाई जाती है? गया में नहीं पाई जाती है, जहानाबाद में भी नहीं पाई जाती है, नवादा में भी नहीं, मुंगेर में पाई जाती है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2। सूची 1 में राज्य का नाम दिया गया है और उसकी सबसे ऊंची चोटी सूची 2 में दी गई है। केरल की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुड़ी है, तो ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी नागालैंड की वो है सारामती, तो बी का हो जाएगा 4। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है नंदा देवी, उत्तराखंड की नंदा देवी, सी का 2 हो जाएगा। और तमिलनाडु का डोडा बेटा, तो डी का हो जाएगा 1। तो इसमें से ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 8.6% है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई सांता क्या है? ई सांता एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है जो जलीय कृषि करने वाले किसानों और निर्यातकों को आपस में जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यही सही होगा, बाकी गलत है। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने वर्चुअल प्रारूप में ई सांता जलीय कृषि में नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर से जुड़े कृषकों के व्यापार में वृद्धि हेतु इलेक्ट्रॉनिक समाधान का उद्घाटन किया। ई सांता एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है जो जलीय कृषि करने वाले किसानों और निर्यातकों को आपस में जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर NACSA वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की एक विस्तारित शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन की बैठक 2022 में निम्न में से कहां आयोजित की गई थी? तो वो उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित की गई थी, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। वहीं तो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से जब वार्ता कर रहे थे तो कहे आज का युग जो है युद्ध का युग नहीं है, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। और वो स्टेटमेंट बहुत ही चर्चित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस ओलंपिक में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, ये भी सही है। भारतीय शटलर PV सिंधु ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, ये सही है।
इस ओलंपिक में भारत ने 3 कांस्य पदक जीता था, बिल्कुल नहीं। इस ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीता था, तो ये गलत है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने ओलंपिक के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा था, ये सही है। गलत कौन सा है? सी, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में समाचारों की सुर्खियों में रहा गाओफेन 303 क्या है? तो चीन का एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य पूर्णतः कागज रहित ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। ई बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट, लेमिटिए संयुक्त सैन्याभ्यास 2022 भारत एवं किस देश के बीच संपन्न हुआ था? तो भारत एवं सेशल्स के बीच में संपन्न हुआ था, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा किस ग्राम को बिहार के पंचायतों में विकास का मॉडल बनाने के लिए चुना गया है? तो वो है जहानाबाद का धनरई, जहानाबाद का धनरई, राइट ऑप्शन डी है। अगस्त 2021 में बिहार सरकार के द्वारा धनरई ग्राम, जहानाबाद के धनरई ग्राम को बिहार के पंचायतों में विकास का मॉडल बनाने के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है? तो वह है 350 किलोवाट आवर, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑकस त्रिपक्षीय गठबंधन में कौन देश शामिल नहीं है? तो यहाँ वर्ड से ही पकड़िए, ऑकस है, ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूके यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, और यूएस से यूएसए। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एंड यूएसए है। यूएसए तो है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी क्षेत्र द्वारा लॉन्च भारत का प्रथम रॉकेट है? तो विक्रम एस है, हाल ही में लॉन्च किया गया था, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग टू सेव योर लाइफ किसकी रचना है? तो यह है अभिजीत बनर्जी की रचना है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार राज्य ने पंचायतों में आरक्षण के प्रावधान को कब तक नहीं बदलने का प्रावधान किया गया है? तो 2026 तक, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है, यह सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में ISFR 2021 में वनावरण में 0.22% की वृद्धि हुई है, ये भी सही है। ISFR 2021 में ISFR 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक कमी नागालैंड में हुई है, नहीं, ये गलत है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वृक्षावरण क्षेत्रफल महाराष्ट्र में है, वृक्षावरण क्षेत्रफल, ये सही है। तो कौन सा आ रहा है? तीसरा गलत था, 1, 2 और 4 सही है। कौन से सही है? तो 1, 2 और 4, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? स्पेन ने जीता। किसको हरा करके? स्पेन ने कोलंबिया को हरा करके जीता, राइट ऑप्शन ए है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक किया गया। फाइनल में स्पेन ने कोलंबिया को हराकर दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो देशों के बीच संयुक्त त्रिसेना मानवीय सहायता एवं आपदा राहत टाइगर ट्रायम्फ 2022 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कदमत समुद्र तट को इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है? तो लक्षद्वीप को, राइट ऑप्शन डी है। लक्षद्वीप में स्थित मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच को ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है। इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग बीचों की संख्या 12 हो गई है। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन FEE विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल यानी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। ये दूसरे CDF हैं, पहले बिपिन रावत थे, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने आनुवंशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति ब्रेसिका जंसिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी है? तो ऑस्ट्रेलिया ने दी है, राइट ऑप्शन सी है। ऑस्ट्रेलिया के ऑफिस ऑफ जीन टेक्नोलॉजी रेगुलेटर OGTR ने शकनाशी सहिष्णु
हर्बिसाइड टोलेरेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड भारतीय सरसों की प्रजाति ब्रेसिका जंसिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी ओबरहाउजर मैग्नेटोमीटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो अलीबाग में स्थापित किया गया है, राइट ऑप्शन बी है। हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने एक ओबरहाउजर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है जो विश्व भर की सभी चुंबकीय वेधशालाओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ऐसे सबसे अच्छे मैग्नेटोमीटर में से एक है। यह अलीबाग चुंबकीय वेधशाला में स्थापित वाणिज्य OBH मैग्नेटोमीटर पर भारत की निर्भरता को कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? पंजाब ने नहीं किया है, केरल ने भी नहीं, गुजरात ने भी नहीं, बिहार ने भी नहीं, किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र ने शुरू किया है। तो नन ऑफ दी एबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई होगा। भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई में किया। वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम कमजोर मौसमी प्रवासी लाभार्थियों की आवाजाही को ट्रैक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो मलेशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, राइट ऑप्शन ए है। तो फ्रेंड, ये रहा इम्तिहान इंस्टीट्यूट के BPSC 68 PT एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज का पहले टेस्ट के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।